Welcome to my YouTube channel. Myself Sayed Diksha Khattar. In today's video, I'm going to discuss with you all summary for the chapter of blockchain. ठीक है, सबसे पहले ब्लॉकचेन स्टार्ट करने से पहले आपको ब्लॉकचेन के बेसिक्स एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद उसको एक फटाफट रीडिंग दे देंगे। देखो, सबसे पहले मैंने एग्जांपल डिस्कस करी थी एक शॉप की। एक शॉप के अंदर कितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो कहाँ स्टोर करी जाती हैं? एक लेजर के अंदर। वो लेजर किसके पास रहती है? वो लेजर रहती है ओनर के पास। तो ओनर क्या है? एक सेंट्रली वो आइडेंटिटी है जो उसको सेंट्रली ओन करती है लेजर को। तो क्या वो टेम्परिंग कर सकता है ओनर? डेफिनेटली कर सकता है। छेड़छाड़ कर सकता है? कर सकता है। तो क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि अगर कोई टेम्परिंग हो उस लेजर के अंदर तो सबको पता लग जाए? कोई ट्रांजैक्शन ऐड हो रही है तो सबको पता लग जाए, उस लेजर का एक्सेस सबके पास हो, एम्प्लॉयज़ के पास हो, सबके पास हो? डेफिनेटली। और इस टेक्नोलॉजी का जो नाम है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी करती क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जैसे ही एक लेजर के अंदर ट्रांजैक्शंस का डाटा स्टोर होता है, वैसे ही एक ब्लॉक के अंदर ट्रांजैक्शन का डाटा स्टोर होता है। लेजर क्या है? मैनुअल रजिस्टर। ब्लॉक क्या है? डिजिटल रजिस्टर। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब ब्लॉकचेन में टेम्परिंग पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि ब्लॉकचेन इज अ चेन ऑफ ब्लॉक्स। और ये चेन बनती कैसे है? चेन बनती है क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन से। किससे बनती है ये चेन? क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन। अब इसको भी आपको एक्सप्लेन करूंगी ये क्या होता है। सबसे पहले आप ब्लॉक्स क्रिएट कैसे होते हैं, देखो स्टेप वन। नंबर वन ब्लॉक, जो नंबर वन ब्लॉक होता है उसको जीनेसिस ब्लॉक कहा जाता है। उसके अंदर रहता क्या है? सबसे पहले एक ब्लॉक के अंदर ट्रांजेक्शन का डाटा, जैसे एक लेजर के अंदर मैनुअली आप ट्रांजेक्शन का डाटा डाल रहे हो, वैसे ही एक ब्लॉक के अंदर ट्रांजेक्शन का डाटा ओन हैश और प्रीवियस हैश। अब आप बोलोगे ये हैश क्या है, ये भी एक्सप्लेन करूंगी, पहले सुन कर ले लो। ओन हैश और प्रीवियस हैश, क्या फर्स्ट के अंदर प्रीवियस हैश हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, स्टेप टू, कौन सा ब्लॉक बन गया? ओन। सेकंड ब्लॉक बन गया। सेकंड ब्लॉक में क्या आएगा? खुद का डाटा, खुद का हैश और प्रीवियस का हैश। तो लिंकिंग किससे हो रही है? हैश से हो रही है। तो बन क्या गई? चेन बन गई। ठीक है, तो इस चेन को ब्रेक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये हैश फंक्शन से सिक्योर करी जाती है। अब हैश फंक्शन क्या होता है? देखो, एक ब्लॉक के अंदर क्या डाला जाता है? डाटा डाला जाता है, यानी इनपुट डाला जाता है। उस इनपुट को हैश क्या करता है? हैश फंक्शन एक फिक्स लेंथ आउटपुट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने HELLO यानी H कैपिटल में और बाकी डाला तो आउटपुट आया 1ZBF। ठीक है, लेकिन अगर हमने वही HELLO स्मॉल में कर दिया तो डिफरेंट आ रहा है। तो इट इज़ अ वन वे फंक्शन। अगर एनी चेंज इन इनपुट, छोटू सा भी चेंज अगर इनपुट में हो जाएगा तो वो आउटपुट चेंज कर देगा। ठीक है, तो इस फिक्स लेंथ आउटपुट को क्या कहा जाता है? मैसेज डाइजेस्ट। ठीक है, अब आपको एक मैं पिक्चर दिखा देती हूँ इसकी। देखो, इसमें क्या हो रहा है? अब फर्स्ट ब्लॉक के अंदर क्या रहता है? नंबर वन ओन डाटा, ठीक है, हैश और प्रीवियस हैश। प्रीवियस हैश फर्स्ट में हो सकता है? नहीं हो सकता। सेकंड में क्या? ओन डाटा, ठीक है, हैश और प्रीवियस हैश। ठीक है, प्रीवियस हैश यहाँ से आया। वैसे ही थर्ड में क्या रहता है? ओन डाटा, हैश और प्रीवियस हैश। तो लिंकिंग किससे हो रही है? हैश से। अब हैश को क्या आप तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि एनी चेंज इन हैश बनता कैसे? कोई डाटा डाला, डाटा उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? फिक्स लेंथ आउटपुट में कन्वर्ट करता है, हैश बन जाता है। अगर हमने डाटा चेंज कर दिया तो क्या हैश चेंज हो जाएगा? हैश चेंज हो जाएगा। अगर ये हैश चेंज हो गया, ये वाला हैश चेंज हो गया, तो ये वाला हैश भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हैश, अगर ये हैश चेंज हो गया तो ये चेंज हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हल्का सा चेंज हो जाएगा ना तो अगले वाले इनवैलिड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इनवैलिड। ठीक है, आपको बेसिक पॉइंट समझ आ गया। एक और कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करा था, प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क कंसेप्ट क्या होता है? प्रूफ ऑफ वर्क कंसेप्ट कहता है कि अगर कोई भी, जैसे चेन ऑफ ब्लॉक्स बन रही है, अब ब्लॉक ऐड कैसे करा जाता है? ब्लॉक ऐड क्रिएट कैसे किया जाता है? ये करा जाता है कंसेंसस मैकेनिज्म से, प्रूफ ऑफ वर्क मेथड से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरियस कंप्यूटर्स, जिनको क्या कहा जाता है? माइनर्स कहा जाता है, वो क्या करते हैं? आपस में compete करते हैं टू सॉल्व क्या? कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन, सो दैट दे कैन गेट अ रिवॉर्ड। रिवॉर्ड क्या होता है? टू ऐड अ न्यू ब्लॉक। एंड दिस इंश्योर, क्या इंश्योर करता है? दिस इंश्योर्स दैट ओनली वैलिड ब्लॉक्स आर एडेड इन द ब्लॉकचेन। ये बेसिक कंसेप्ट्स आपको समझ आ गए। एक और कंसेप्ट, क्रिप्टोग्राफी हैश फंक्शन लिखा हुआ था, क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन। तो क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? देखो, क्रिप्टोग्राफी एक वो टेक्निक है, क्रिप्टो का मतलब होता है कोई सीक्रेट, है ना, कोई कोड किसी को भेजना, एक सीक्रेट वे में भेजना कि जिस पर्सन को भेजा है एक वही डिटेक्ट कर पाए। तो जब आप एक, दो कीज होती हैं बेसिक, एक होती है पब्लिक की, एक होती है प्राइवेट की। पब्लिक नाम से ही पता लग रहा है शेयर्ड की है, और प्राइवेट सीक्रेट की है। अब एक और टॉपिक आ जाता है क्रिप्टोग्राफी के अंदर, एक दो तरह की इंक्रिप्शन होती है, सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन और एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन। सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन में क्या रहता है कि सेम की यूज करी जाती है, लेकिन एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन में दो कीज, पब्लिक की और प्राइवेट की। पब्लिक की किस लिए होती है? पब्लिक की आपका एक एड्रेस है, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक में आपका नाम क्या है? एड्रेस है। और पब्लिक की आपका एड्रेस रहती है। और प्राइवेट क्या होती है? प्राइवेट आपका काइंड ऑफ पासवर्ड समझ सकते हो आप। प्राइवेट की किस लिए यूज होती है? डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए। इट इंश्योर्स नॉन रेपुडिएशन। नॉन रेपुडिएशन मतलब आप मुकर नहीं सकते कि हमने नहीं भेजा था या हमने नहीं करा था। अगर आपने डिजिटल सिग्नेचर कर दिए तो वो प्राइवेट तो आपके पास ही थी ना, कि प्राइवेट की यूज करके ही आपने डिजिटल सिग्नेचर करे ना, तो यू कांट रेपुडिएट, यू कांट से कि नहीं नहीं नहीं, इट वॉज नॉट अस। ठीक है, तो हम लेट्स, आपको बेसिक्स क्लियर कर दिए हैं, मैं समरी शुरू कर रही हूँ राइट अवे।
व्हाट इज ब्लॉकचेन बेसिकली? ब्लॉकचेन इज अ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्यों है ब्लॉकचेन? नंबर वन, ट्रांसपेरेंट इसलिए है क्योंकि हर पर्सन के पास एक्सेस है ब्लॉक का, ठीक है। ट्रांसपेरेंट, थ्रस्टलेस। थ्रस्टलेस मतलब यू डोंट नीड अ सेंट्रल अथॉरिटी टू प्लेस योर ट्रस्ट ऑन। ये डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी एंड पब्लिकली एक्सेसिबल डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर की ये शेयर टेक्नोलॉजी है, ठीक है। दैट एनेबल सिक्योर ट्रांसफर ऑफ डिजिटल एसेट्स यानी बिटकॉइन यूजिंग क्या? पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। यहाँ पे दो कीज यूज होती हैं, पब्लिक और प्राइवेट, एंड कंसेंसस मैकेनिज्म्स। कंसेंसस मैकेनिज्म यानी वही POW टेक्निक, वेयर वेरियस कंप्यूटर्स क्या करते हैं? कंपीट करते हैं टू क्रिएट द नेक्स्ट ब्लॉक। की फीचर्स क्या आगे कि डिसेंट्रलाइज्ड लेजर रहता है ना, डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी पे आपका ट्रस्ट नहीं है। इम्यूटेबल रिकॉर्ड्स, इम्यूटेबल मतलब अगर आपने एक बारी कोई डाटा डाल दिया तो वो हैश में कन्वर्ट कर देगा, फिर आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि अगले का हैश प्रीवियस पे डिपेंडेंट है। अगर फिर आपने फर्स्ट का डाटा चेंज कर दिया ना तो आपका हैश चेंज हो जाएगा, फिर अगले इनवैलिड हो जाएंगे। तो इम्यूटेबल यानी जो आपने कर दिया वो हो गया। क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी यानी ये कीज यूज करते हैं पब्लिक और प्राइवेट। पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन, पीयर टू पीयर यानी डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है ऑफ डिजिटल एसेट, ठीक है। कोई इनडायरेक्टली कोई आपको ब्रोकर नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब एक ब्लॉक के अंदर क्या होता है आपको मैंने बता दिया था, ईच ब्लॉक कंटेन्स क्या? ट्रांजैक्शन का डाटा, इट्स ओन डाटा एंड प्रीवियस ब्लॉक का हैश, ठीक है। ईच ब्लॉक कंटेन्स ट्रांजैक्शन डाटा, ओन हैश एंड प्रीवियस ब्लॉक का हैश, ठीक है। उसके बाद आपका अगला टॉपिक्स आ गया। अगला टॉपिक आ गया ब्लॉकचेन्स। ब्लॉक्स आर क्रिप्टोग्राफिकली लिंक्ड, क्रिप्टोग्राफिकली लिंक्ड, हैशिंग से लिंक्ड है, मेकिंग रिकॉर्ड्स टेम्पर रेजिस्टेंट। अब एवोल्यूशन ऑफ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन शुरू कहाँ से हुआ? देखो 2008 में सतोशी नाकामोटो के पर्सन ने एक पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, ठीक है। इसने एनेबल क्या किया? डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स यानी P2P पेमेंट्स, ठीक है। रिमूव कर दिए इंटरमीडियरीज। बिटकॉइन क्या है बेसिकली? आपको पॉइंट पेपर में आएगा। बिटकॉइन इज द फर्स्ट was the first implementation of practical implementation of blockchain technology after which blockchain applications expanded to many industries। एवोल्यूशन समझ आ गया 2008 में सतोशी नाकामोटो के पर्सन ने। टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी यूज होती हैं ब्लॉकचेन के अंदर? 3 टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। कौन कौन सी? P2P, पीयर टू पीयर, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर और हैश फंक्शन। दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ इसमें होता क्या क्या है। P2P यानी डायरेक्ट ट्रांसफर, यानी आप कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, नोड्स मेंटेन कर रहे हैं, कॉपी ऑफ एंटायर लेजर, हर पर्सन के पास कॉपी है, तो कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है पता लग रही है कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हो रही हैं। ट्रांजेक्शन्स वैलिडेट करी जा रही है नेटवर्क पार्टिसिपेंट से, कौन सी टेक्निक से? POW से। एंड प्रिंसिपल कौन सा फॉलो करा जा रहा है? ट्रस्ट बट वेरीफाई, यानी पहले वेरीफाई करते हैं फिर ब्लॉक को ऐड करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? P2P यानी डायरेक्ट पेमेंट, डायरेक्ट हो रहा है और कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। अब पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सी इंक्रिप्शन यूज? एक होती है, दो तरह की इंक्रिप्शन होती है, एक सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। सिमेट्रिक में एक ही की होती है, एसिमेट्रिक में 2 कीज। पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक जो शेयर्ड ओपनली, प्राइवेट केप्ट सीक्रेट। इंश्योर क्या हो गया? ऑथेंटिकेशन की, जिस पर्सन से डाटा चाहिए उसी से आ रहा है। इंटेग्रिटी, क्यों? क्योंकि चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। हैशिंग होगी नॉन रेपुडिएशन, किससे? डिजिटल सिग्नेचर से। तो लॉस ऑफ प्राइवेट की क्या इंश्योर कर, लॉस ऑफ प्राइवेट की से क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ ओनरशिप और एक्सेस, ठीक है। अब हैश फंक्शन क्या होता है? हैश फंक्शन क्या करता है? इनपुट को कन्वर्ट कर देता है एक फिक्स्ड लेंथ हैश वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल HELLO को XY123, अगर आपने छोटा सा भी चेंज कर दिया, H स्मॉल कर दिया तो ARS456 कुछ भी हो सकता है। दे आर वन वे फंक्शन। इसको जो है ना फिक्स लेंथ हैश वैल्यू को क्या बोला जाता है? मैसेज डाइजेस्ट, ठीक है। इसका मेन पर्पस है कि इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है, टेम्परिंग हो नहीं सकती और ब्लॉक लिंकेज। उसके बाद एवरी स्मॉल चेंज इन डाटा, छोटू सा भी चेंज, कंप्लीटली डिफरेंट हैश, राइट। अब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्लॉकचेन। एडवांटेजेस क्या है? एक्यूरेसी बढ़ जाती है, ठीक है। रिड्यूस्ड ट्रांजेक्शन कॉस्ट, डिसेंट्रलाइज्ड होगी, सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सारा कुछ आपको पता ही है। डिसएडवांटेजेस क्या है? हाई टेक्नोलॉजी एंड माइनिंग कॉस्ट। क्यों? क्योंकि एक ब्लॉक को ऐड करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी लग रही है? POW टेक्नोलॉजी लग रही है, प्रूफ ऑफ वर्क्स मेथड। तो कितने कंप्यूटर्स आपस में कंपीट कर रहे हैं, कितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है, फिर जाके एक ब्लॉक ऐड किया जाता है। तो ट्रांजेक्शन्स कितनी है? कम है, लो ट्रांजेक्शन्स पर सेकंड। एसोसिएशन विद इलिसिट एक्टिविटीज, ये कैसे? देखो यहाँ पब्लिक प्राइवेट की यूज होती है। अब पब्लिक की एनोनिमस होती है, यानी कोई नेम नहीं होता, एक कोड होता है, तो वो कोड से पता नहीं लग सकता कि कौन पर्सन है, राइट। तो कोई भी पर्सन उसको इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकता है। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी रिस्क, ये कैसे? ब्लॉकचेन देखो इन इटसेल्फ इट इज सिक्योर, लेकिन जो APIs होते हैं यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, लाइक आप पेमेंट गेटवे यूज़ कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो तो इंटीग्रेशन पॉइंट्स, वहाँ पे तो खतरा है ना, वहाँ तो हैकिंग हो सकती है। सो फॉर दैट रीज़न, ठीक है। उसके बाद अब आपका अगला पॉइंट आ गया प्रिंसिपल्स ऑफ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के प्रिंसिपल्स क्या हैं? नंबर 1 आपका प्रिंसिपल आ गया डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। इसमें क्या आ गया कि हर पार्टिसिपेंट के पास एक्सेस है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का। ऑल पार्टिसिपेंट्स हैव एक्सेस टू
ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, हर पर्सन के पास शेयर्ड लेजर है। उसके बाद आ गया पीयर टू पीयर ट्रांसमिशन। पीयर टू पीयर ट्रांसमिशन का मतलब क्या है कि डायरेक्टली ट्रांजैक्शन हो रही है बिटवीन नोड्स, यानी कोई आपको इंटरमीडियरी की नीड नहीं है। फिर आ गया ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्यों? क्योंकि हर पार्टिसिपेंट को वो ट्रांजैक्शन विजिबल रहती है। उसके बाद आ गया इरिवर्सिबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी ट्रांजैक्शन को अगर एक बार आपने रिकॉर्ड कर दिया वो इरिवर्सिबल है, इम्यूटेबल है। क्यों? क्योंकि वो हैश फंक्शन से सिक्योर्ड है, वो ऑल्टर नहीं करी जा सकती। अगर आपने डाटा डाला तो वो हैश में कन्वर्ट हो जाएगा, डाटा चेंज करोगे तो हैश चेंज अगले वाले इनवैलिड हो जाएंगे। फिर है कॉम्प्यूटेशनल लॉजिक। अब ये भी आपको मैं पॉइंट एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और एक होती है चीज़ ओरेकल। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज़ है कि जो कि ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कोड लगा दिया, अगर फ्लाइट डिले होती है मोर देन 3 आवर्स, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो ये इवेंट क्या ट्रिगर होता है, करता है? फॉर एग्जांपल 4 आवर्स से फ्लाइट डिले होगी तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन पता कैसे लगेगा कि 4 आवर्स से फ्लाइट डिले हुई है? ये पता लगेगा ओरेकल से। किससे पता लगेगा? ओरेकल से। ओरेकल क्या करता है? रियल वर्ल्ड का डाटा प्रोवाइड करता है कंपनीज को, राइट। ये आपको पॉइंट समझ में आ गया। तो अब यहाँ पॉइंट क्या है? कंप्यूटेशनल लॉजिक। कंप्यूटेशनल लॉजिक क्या कहता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अलाउ ऑटोमेटेड एग्जीक्यूशन। क्या? ऑटोमेटेड एग्जीक्यूशन किसका? ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है। उसके बाद आ गया एग्जाम्पल्स इन फाइनेंस। एग्जाम्पल्स इन फाइनेंस में क्या आ गया? पेमेंट एंड रिकन्सिलिएशन, यानी डायरेक्ट पेमेंट हो सकती है पीयर टू पीयर। उसके बाद इशुएंस, ओनरशिप एंड ट्रांसफर, किसका? सिक्योरिटीज़ का, शेयर्स का, विदाउट अ ब्रोकर, ठीक है। यहाँ फाइनेंस के 3 यूजेस हैं। उसके बाद एक क्लियरिंग एंड सेटलमेंट लेटेंसी। आगे क्या होता था कि T+2 डेज में होती थी ट्रांजैक्शन, लेकिन अब क्या हो गया? इमीडिएट बेसिस में होने लगी है बिकॉज ऑफ ब्लॉकचेन, ठीक है। अब डायरेक्ट होने लग गया। उसके बाद है यूज़ केसेस ऑफ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन यूज़ कहाँ होता है? नंबर 1 बैंकिंग के एग्जांपल बार्कलेज में। क्यों? क्योंकि वहाँ उन्होंने ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन किसके अंदर डाल दी? ब्लॉकचेन के अंदर, ब्लॉक के अंदर डाल दी है। एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इससे ट्रांसपेरेंसी रहती है, ठीक है। हमें पता है कि अगर डॉक्यूमेंट वहाँ है तो वो टेम्परिंग वहाँ नहीं पॉसिबल, ठीक है। अब सप्लाई चेन में यूज़ होता है ब्लॉकचेन, कहाँ कहाँ? फॉर एग्जांपल आपने गुड्स को ट्रेस करना है कि उसका ओरिजिन क्या है, मैन्युफैक्चर कहाँ हो रही है, डिलीवरी कहाँ हो रही है, सेफ है या नहीं। अब 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं, वी चेन और एम्ब्रोसेस। वी चेन में जैसे वो QR कोड लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल आपके फूड प्रोडक्ट के ऊपर उसको स्कैन करोगे आपको सारा पता लग जाएगा, उसकी चेन पता लग जाएगी। एक एग्जांपल दी हुई है एम्ब्रोसेस की, जिसमें 2 टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं, एक होती है ब्लॉकचेन प्लस इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इससे क्या रहता है? फॉर एग्जांपल आपके पेरिशेबल गुड्स है, जैसे मिल्क हो गया या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, जब आप उसको एक व्हीकल के थ्रू लेके आते हो तो एक सेट टेम्परेचर पे लेके आते हो, तो क्या वो टेम्परेचर मेंटेन्ड है, क्वालिटी ठीक रही रास्ते में, वो आपको सारा पता लग जाता है। उसके बाद है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़, यानी कि जब कोई आप कोई मेडिसिन या ड्रग सप्लाई कर रहे हो तो वो चीज़ों का जो इम्पैक्ट है कि अगर वो फेक हो तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। इसलिए 2 कंपनीज़ की यहाँ एग्जांपल है, DHL और एक्सेंचर। दे हैव जॉइंड हैंड्स सो दैट दे कैन ट्रैक दीज सप्लाई ऑफ दी मेडिसिन, राइट। उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ ब्लॉकचेन ऑन ऑडिट। ब्लॉकचेन पे क्या इम्पैक्ट है? ऑडिट पे। ब्लॉकचेन का इम्पैक्ट ऑडिट पे। इन्होंने स्ट्रीमलाइन कर दिया किसको? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और ऑडिट प्रोसेस को। क्या हो गया? रियल टाइम हो गई है, कंटिन्यूस हो गई है। ऑटोमेटेड रिकन्सिलिएशंस, रिलायबल एंड इम्यूटेबल ऑडिट एविडेंस, ठीक है। अब ऑडिट का एरिया क्या क्या बढ़ गया है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ऑडिट करोगे जो इफ फॉर देन का लॉजिक, ठीक है। और एक्कल यानी रियल वर्ल्ड का डाटा सही प्रोवाइड हो रहा है। इंटरफेस एंड इवेंट टेस्टिंग, कंसोर्टियम ब्लॉकचेन यानी ग्रुप ब्लॉकचेन का ऑडिट। तो प्रोफेशनल जजमेंट स्टिल रिक्वायर्ड। अब रिस्क एंड चैलेंजेस ऑफ ब्लॉकचेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए क्या रिस्क है। वेंडर रिस्क। वेंडर रिस्क यानी आप डिपेंडेंट हो एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स पे, क्यों? क्योंकि आप ब्लॉकचेन खुद भी नहीं ना लगा सकते, यू आर आउटसोर्सिंग दैट। तो आपको देखना है कि वेंडर सही चूज़ करना है हमने। क्रेडेंशियल सिक्योरिटी रिस्क, यानी आपकी जो पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक की तो चलो शेयर होती है, प्राइवेट की आपकी सिक्योर रहनी चाहिए। लीगल एंड कंप्लायंस रिस्क। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी भी डेवलपिंग है, तो कोई लॉज जो इसके रिगार्डिंग है वो अभी सारे डेवलप नहीं हुए। डाटा सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी रिस्क। क्यों? क्योंकि लेजर जो है क्या है? शेयर्ड अमंग ऑल द पीपल। तो इतनी सारी शेयरिंग अगर हो रही है तो वो सो एवरी पर्सन नोज द डाटा, राइट, जो ब्लॉकचेन यूज़ कर रहा है। तो इस करके और सिक्योरिटी नहीं रहती। स्केलेबिलिटी इश्यूज, देखो धीरे धीरे जैसे जैसे ब्लॉकचेन बढ़ रहा है, लेजर का साइज भी बढ़ रहा है, तो स्केल करने में उसको मुश्किल है। तो इसलिए दिस इज़ द रीज़न, इट्स अ रिस्क। इंटर ऑपरेबिलिटी इशूज़, यानी 2 तरह के जो ब्लॉकचेन है वो आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते। हाई प्रोसेसिंग पावर रिक्वायरमेंट्स, क्यों? क्योंकि अगर अगला ब्लॉक ऐड करना है प्रूफ ऑफ वर्क मेथड से तो वो बहुत कंप्यूटिंग पावर यूज़ करता है। स्टोरेज कंस्ट्रेंट्स, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग, यानी सेंसर्स में स्टोरेज कंस्ट्रेंट्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो स्मॉल सेंसर्स होते हैं। लेकिन अगर आपको ब्लॉकचेन यूज़ करो, आपको सारा डाटा स्टोर करना है, सारी लेजर, तो वो बहुत एक चैलेंज है। उसके बाद है गवर्नेंस एंड कंट्रोल्स। ये भी एक सिंपल टॉपिक है कि
गवर्नेंस चाहिए कि गवर्नेंस के एरिया की गवर्नेंस एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, मैनेजमेंट की ओवरसाइट होनी चाहिए, रेगुलेटरी रिस्क आपको पता होने चाहिए। कल को आपका ब्लॉकचेन अगर ख़राब हो जाता है तो आपका प्लान बी क्या है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, वेंडर मैनेजमेंट की वेंडर से ही चूज़ करना है, सिक्योर की मैनेजमेंट यानी प्राइवेट की को सिक्योर करके रखो, रोटेशन करो, ठीक है। उसके बाद है सिक्योर एपीआईज एंड इंटीग्रेशन। कहते हैं ब्लॉकचेन इन इटसेल्फ इज़ वेरी सिक्योर, लेकिन जो इंटीग्रेशन पॉइंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बैंक्स या पेमेंट गेटवेज, वहाँ पर अटैक हो सकता है, तो वो कैसे सिक्योर करने हैं, ठीक है। वही एपीआईज इंटीग्रेट ब्लॉकचेन विद थर्ड पार्टी, eKYC, smart contracting application, these integrations must be secured to provide unauthorized access and data breaches, ठीक है। उसके बाद जो आपका लास्ट है टॉपिक, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, की हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। देखो सबसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन कंट्रीब्यूट इन सेवरल एरिया। सबसे पहले फंक्शनल डिज़ाइन को इवैल्यूएट करने में, मतलब पहले तो ये नहीं कि हर जगह ब्लॉकचेन लगा लो, पहले अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट एनालाइज करो कि क्या वाकई आपको ब्लॉकचेन रिक्वायर्ड है। नंबर 2, असेसमेंट ऑफ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, यानी एक प्रोटोटाइप डेवलप करो और चेक करो कि ब्लॉकचेन आपको फिजिबल है या नहीं। रिस्क असेसमेंट ड्यूरिंग ब्लॉकचेन इंप्लीमेंटेशन, कि ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट करके कौन कौन से रिस्क आ रहे हैं, क्या क्रेडेंशियल सिक्योरिटी का रिस्क आ रहा है, वेंडर का रिस्क आ रहा है, रेगुलेटरी रिस्क आ क्या रहा है वो देखो। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इम्पैक्ट ऑन ऑडिट एंड अकाउंटिंग, पहले ऑडिट क्या था, पीरियोडिक था, अब क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, रियल टाइम हो गया, ठीक है। ऑडिट ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑरेकल, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी इफ एंड देन लॉजिक, जो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सही से लग रहे हैं या नहीं। और एक्कल्स का ऑडिट करो कि रियल टाइम का जो डाटा है वो सही आ रहा है या नहीं। तो सीएस क्या करते हैं, help bridge the gap between technology, governance, risk management and assurance. With this, the summary of the chapter is also done and dusted.